हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है NH4OH है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है प्रश्न नंबर ख है, किसी विलयन का pH स्केल दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है कार्बन का मात्रा, दूसरा है हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कैल्शियम की मात्रा। तो इसमें pH स्केल को प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ख ऑप्शन का है थर्ड नंबर, इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ग, मनुष्य के वृक्क किससे संबंधी है। तो यहाँ पर है, पहला है परिवहन, दूसरा है पोषण, श्वसन और चौथा है उत्सर्जन। तो यहाँ पर वृक्क किससे संबंधी है, वृक्क उत्सर्जन से संबंधी है। तो मनुष्य के शरीर में वृक्क उत्सर्जन से संबंधी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट है घ नंबर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किए जा सकता है कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है विभव क्षेत्र, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है दिशा क्षेत्र और चौथा है उदासीन क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इंगा नंबर जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाता है। तो इसमें गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाता है। ऑप्शन है अपघटक, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा है उपभोक्ता और चौथा है स्वयंपोषी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, उपभोक्ता। इसमें बोला जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन, मतलब दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर जो जीव निर्भर रहता है, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमें इस तरीके से आंसर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्पों को क्या कहते हैं। तीसरे का उत्तर इस तरीके से लिखना है। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बल्ब की शक्ति निकालना है। तो प्रश्न में हल में लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया है विभवांतर यहाँ पर दिया है 220 वोल्ट, विद्युत धारा I यहाँ पर 0.05 एम्पियर है। तो हमें यहाँ पर शक्ति निकालना है कि बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर VI। P यहाँ पर शक्ति है, V यहाँ पर विभवांतर है और I यहाँ पर धारा है। तो P का मान यहाँ पर रखेंगे, V का मान और I का मान यहाँ पर रख के इसको गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या है तो 2 0 बढ़ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर
इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो यहाँ पर बची हुई संख्या है 22 गुणा 5। तो 22 गुणा 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर बल्ब की शक्ति जिसको हमने P से डिनोट किया है बराबर 110 W हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति को कौन सी दृष्टि दोष है? तो इसको हम लिखेंगे, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपर मेट्रोपिया दोष है। जो व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, और जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर इसका उल्टा लिया जाता है, निकट की वस्तु को अगर नहीं देख पाते हैं तो दूर दृष्टि दोष है। अब दूर की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, पहला नंबर है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जल विद्युत ऊर्जा, चौथा है भूतापीय ऊर्जा, पांचवा है बायोमास ऊर्जा, एथेनॉल और जैव ईंधन। तो इस तरीके से यहाँ पर जैविक स्रोत के नाम है, ऊर्जा के जैविक स्रोत के नाम है, हमें इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। तो इसमें अगर संयोजन अभिक्रिया का हमें परिभाषा लिखना है तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, और उसका उदाहरण जब हम लिखेंगे तो उससे और 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें 1 मार्क, इसमें उदाहरण में 1 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 या 2 जो अभिकारक होता है, अभिकारक में यहाँ पर 2 चीजें लेनी है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेना है, और उत्पाद जब बनेगा तो वो एक ही उत्पाद होना चाहिए, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो बिन बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसको अगर हम जल में घोलते हैं तो जल का घोल, चूने का पानी का घोल बनता है, तो उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से परिभाषा में 1 मार्क्स मिलेगा आपको, और उदाहरण अगर इसको एक उदाहरण देंगे तो इसमें दूसरा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, अभिक्रियाशील धातु के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, उसका नाम लिखिए। ये प्रश्न है 2 मार्क्स के प्रश्न है, जिसमें अभिक्रियाशील धातु को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर उच्च क्रियाशील धातु है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। मध्य क्रियाशील धातु है Zn, Fe, Pb और Cu, कॉपर। और कम क्रियाशील धातु है Ag और Au। तो इस तरीके से यहाँ पर उच्च क्रियाशील धातु है, मध्य क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु है। तो इसको हम इस तरीके से हमें लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न नंबर 9, स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर है, अंतर क्या है और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर स्वपोषी और विषमपोषी इस तरीके से हमें लाइन खींच के लिखना है। तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये हमारा क्रम संख्या है, जिसमें हमने 3 पॉइंट को लिखा है और उदाहरण लिखा है। तो स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, जबकि विषमपोषी अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव को उत्पादक कहा जाता है और विषमपोषी जीव को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उत्पाद मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर हरे पेड़ पौधे और शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, और मनुष्य और कवक ये अपना भोजन दूसरों से निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतर हमेशा स्वपोषी और विषमपोषी इस तरीके से हमें लिखना होता है, और लास्ट में यहाँ पर उदाहरण लिखा है। तो ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले एंजाइमों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले दो प्रमुख एंजाइम ट्रिप्सिन और यहाँ पर लिपेज हैं। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, यह प्रोटीन को छोटे पेप्साइड में तोड़ने का कार्य करता है। जो प्रोटीन होता है उसको पेप्साइड में तोड़ता है ट्रिप्सिन। और लिपेज का काम होता है, ये वसा मतलब जो फैट होता है, जितने भी सारे हम जो ऑयल वाली चीज़ें खाते हैं जिसमें वसा होता है, तो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। ये लिपेज का कार्य होता है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रा के मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर हमें उसका चित्र बनाना है। तो इसमें चित्र दिया है तो इसको हमें इस तरीके से बनाना है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत में से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा दिया है 15 एम्पीयर और प्रतिरोध 8 एम्पीयर ओम दिया है। अब हमें यहाँ पर हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की दर हमें निकालना है। तो dH/dt बराबर I² R इंटू R, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमें याद करना है। इसके मदद से यहाँ पर हमें ऊष्मा की दर निकाल सकते हैं। तो dH/dt बराबर I का स्क्वायर, I यहाँ पर 15 एम्पीयर है तो 15 का स्क्वायर गुणा 8, प्रतिरोध R यहाँ पर 8 है तो 15 का स्क्वायर 225 गुणा 8, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1800 वाट आ जाएगा। तो ऊष्मा की दर dH/dt बराबर 1800 वाट। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा को परिकलित कीजिए और उसका मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर विद्युत धारा को परिकलित करने के लिए 1 मार्क्स और उसके मात्रक लिखने के लिए दूसरा मार्क्स। यहाँ पर 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से लिखना है। तो ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत धारा का हमें परिभाषा लिखना है। जब किसी विद्युत परिपथ में आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होती हैं तो हम कह सकते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अतः किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे घरों में जो तार लगी हुई होती हैं बल्ब जलाने के लिए या पंखा जलाने के लिए, तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा मतलब आवेश, यहाँ पर धारा विद्युत धारा मतलब यहाँ पर आवेश से बोला जा रहा है। तो जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती हैं तब ही परिपथ का मतलब यहाँ पर तार से बताया गया है। तो यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित होता है। किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो उसे ही विद्युत धारा का प्रवाह कहा जाता है। इसे I से डिनोट करते हैं। तो इसमें यदि किसी परिपथ में Q आवेश है, T समय में प्रवाहित होने हो तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा I बराबर Q/T। तो यहाँ पर SI मात्रक जो होता है विद्युत धारा का, तो SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। इसमें SI मात्रक भी बताना है और विद्युत धारा बराबर इसका फॉर्मूला भी लिखना है, I बराबर Q/T, और इसका परिभाषा भी लिखना है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जब जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जल का अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है N बराबर C/V। तो यहाँ पर C और V क्रमशः निर्वात और जल में प्रकाश की चाल है। तो C यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल है और V यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल है। तो इसका फार्मूला होता है N बराबर C/V। अब यहाँ पर प्रकाश की चाल V बराबर C/N। तो यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो फार्मूला है यहाँ पर N बराबर C/V है। तो यहाँ से V क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V यहाँ पर हो जाएगा और C/N हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर C का मान है, C/N का मान यहाँ पर दिया है। N यहाँ पर अपवर्तनांक यहाँ पर N है जो कि प्रश्न में दिया है 1.33।
तो यहाँ पर C/1.33 है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, C यहाँ पर है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो जो अपवर्तनांक है वो निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुणा है। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। अतः इस कथन से यह अभिप्राय है कि जल में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.33 गुना है। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न के पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर है, ये जो प्रश्न है 2 पॉइंट यहाँ पर दिया है, OTEC और CFC, इन दोनों का हमें फुल फॉर्म लिखना है, पूरा नाम लिखना है। तो इसमें पहले वाले को लिखेंगे तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा और ख को लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ से अगर हमें 1 आता है तो हमें 1 मार्क्स मिलेगा। अगर दोनों का आंसर अगर सही से दिया है तो हमारा 2 मार्क्स पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर OTEC का फुल फॉर्म होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट, और CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से हमें इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो के हेल्प सबको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।